नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 के क्वेश्चंस पेपर को, जो कि नीट का रियल क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, यहाँ पे हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस वीडियोस के इंटरनली हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि नीट के इंटरनली सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स का हम देखें तो फिजिक्स के सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होगा उसके इंटरनली 1 से लेकर के 35 तक क्वेश्चंस होंगे, जो कि थोड़े लो लेवल के होते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। बट सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 36 से लेकर के 50 तक होते हैं, जिसके इंटरनली 15 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है और काफ़ी ज़्यादा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करें और कितनी जल्दी फास्टली किस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं और आपको भी पता है कि नीट के क्वेश्चंस प्रत्येक ईयर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को हम बारी बारी से यहाँ पर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज़ आवर सेक्शन है फिजिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। Two resistor of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of an thermal energy development in 100 ohm to that in 200 ohm in given time. ठीक है, अब यहाँ पे जो है रेसिस्टर्स आपको दिए गए हैं 100 ओम और 200 ओम के। ठीक है, इसके इंटरनली सबसे पहले हम क्वेश्चंस में जो दिया गया है उस चीज़ को लिखेंगे। जैसे कि आपका रेसिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो दो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो दोनों को हमने लिख लिया एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन फिगर बना के। ठीक है, अब उसके बाद हमें फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाना है, तो थर्मल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाना है पैरेलली P = V² R का। ठीक है, अब यहाँ पे P1 और P2 हम निकालेंगे क्योंकि दो हमें यहाँ पे रेसिस्टर्स दिए गए हैं इसलिए। ठीक है, तो P1 निकालेंगे तो V² का फॉर्मूला V² रहेगा और R की जगह पे हम यहाँ पे सबसे पहले 100 को रख लेंगे। इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फिर दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे P2 के लिए। अगेन P2 यहाँ पे हो जाएगा V²/200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके अगेन फिर हम P1 एंड P2 को क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न कर लेंगे। ठीक है, मतलब रेशियो निकाल लेंगे। तो P1/P2 का यहाँ पे मान रखेंगे तो V²/100 एंड यहाँ पे फिर रेशियो हो जाएगा V²/200 का। ठीक है, जिसमें से V² एंड V² कट जाएगा और 100/200 यहाँ पे, जैसे कि 100 नीचे में है और 200 इसके ऊपर चला जाएगा, तो 200/100 इट मीन्स ये कट के 2:1 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सेल ऑफ मास m is at rest initially. It explode into 3 fragment having mass in the ratio 2:1. If the fragment is having equal to fly off and along mutually perpendicular direction to speed v and the speed of third light fragment is। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है इसके इंटरनली सबसे पहले मास का जो रेशियो दिया गया है वो 2, 2 एंड 1 का दिया गया है। अब एक फार्मूला होता है P का फार्मूला होता है √P1² + P2² + P3²। जितना मतलब जितना आपको रेशियो देगा उसका आप रख सकते हैं। उसके बाद इसकी जगह पे इसको रख करके अगर आपने फॉर्मूले रख के निकाला तो आपका यहाँ पे राइट आंसर्स देख सकते हैं आप। जैसे कि उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन फिर हम इसे बढ़ा करके P3² कर लेंगे। अब P1 का वैल्यू दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 + 4 + 1 है 3 हो गया। अब इसको जब हम निकालेंगे तो 2×3 इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg and 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू 2 एंड ऑफ द रिजिड रॉड स्ट्रक्चर। अब इंड से कहा गया, इंड मतलब कि 0 से 2 एंड ऑफ द रिजिड रॉड लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का आपको फॉर्मूला रखना है। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, जिसके इंटरनली m1 का वैल्यू दिया गया है 10 kg का। ठीक है, m2 का वैल्यू यहाँ पे 20 kg दिया गया और x1 का वैल्यू इंड से कहा गया इसलिए 0 हो गया और x2 का वैल्यू 10 रख लिया। अब इन सारे ऑप्शंस को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 20/3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल पूछा जा रहा है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं तब नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, इसीलिए जस्ट इसके अपोजिट में 90 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन Young's double slit experiment, a student observed 8 frings in a certain segment of screen when a
chromatic light of 60 nanometer. Okay, again फिर wavelength is used, and if the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of rings that would be observed in the same undergoes revision in the screen. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसके अकॉर्डिंग हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है. ठीक है, तो n1 का वैल्यू दिया गया है जो कि 8 रिंग्स हो गया. अगेन लैम्डा 1 का वैल्यू दिया गया है जो कि 400 नैनोमीटर हो गया. अगेन लैम्डा 2 का वैल्यू हमने 6, क्योंकि जो बड़ा होगा उसको 2 ले लेंगे और जो छोटा है उसको 1 ले लिए. ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है n1 अपॉन n2 का. इसके इक्वल होता है लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का. ठीक है, जिसके इंटरनली हमें n2 निकालना है और बाकी सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं. तो n2 का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके निकालें तो n2 का फॉर्मूला हो जाएगा n1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1. ठीक है, जिसके इंटरनली हम 8 इंटू 60 अपॉन, अब यहाँ पे जब हम इस मान को पुट करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर 12 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The next question is, a body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3.0 Newton, ठीक है, n, when placed at a particular point and the magnitude of the light gravitational field intensity at that point is. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे मास गिवन है जो कि 60 ग्राम हो गया. अगर हमें मतलब कि आपको अकॉर्डिंग देखना है इन द, जैसे कि ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके यूनिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे यूनिट केजी में सब है तो केजी में हमें चेंज करना पड़ेगा. अगेन फोर्स यहाँ पे दिया गया है 3.0 न्यूटन का. ठीक है, अगेन IG का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास. ठीक है, फोर्स को हम रख लेंगे और मास को रख लेंगे. इसको जब कट आउट करेंगे तो 50 न्यूटन पर केजी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, है ना. ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, स्क्वायर लूप ऑफ स्लाइड 1 मीटर एंड द रेसिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 t if the plane of loop of perpendicular to the direction of magnetic field and the magnetic flux through the loop is. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 0.5 वेबर हो जाएगा. कैसे होगा वेबर, तो सबसे पहले यहाँ पे b का वैल्यू दिया गया है 0.5 t. ठीक है, जो कि एक यूनिट हो गया. अगेन यहाँ पे हम लेमडा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि BA cos थीटा होता है. cos थीटा का मान यहाँ पे हम कितना रखेंगे, तो cos थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे जिसका मान 1 होता है. cos 0 का 1 हो गया एंड ये फॉर्मूला का 1 है. और 0.5 जो होता है वो दिया गया है आपका V का मान. 0.5 किस चीज़ का मान है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने रख लिया. अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो 0.5 और वेबर जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, यूनिट होता है. तो राइट आंसर 0.5 वेबर हो जाएगा. अगेन ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल रटू क्वेश्चन है ना. एक लाइन का प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, तो विच हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन. इसके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होते. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड एंड रेडिएटेड बाय द 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड इन 1 आवर इज. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना सिंपल सा बताना था कि 100 किलोवाट ट्रांसमिट 1 आवर में हो रहे हैं तो वहाँ कितना एनर्जी, कितना जूल आएगा. ठीक है, तो वो 3.6 इंटू ऐसे करके भी आता है, और या फिर आप 36 इंटू 10⁻⁷ जूल ले सकते हैं. मतलब 36 करोड़ 360 मिलियन इज़ द राइट आंसर. ठीक है, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाते तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, 6 करना पड़ता. ठीक है, 10⁻⁶. ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द ग्राफ विच शो अ वेरिएशंस ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड जिसको हम लेमडा बोलेंगे एंड द पार्टिकुलर इज इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम p इज. ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, जिसमें h का वैल्यू कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p का वैल्यू मोमेंटम होता है. तो इसका राइट आंसर कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा. ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Again, this is our next questions. When light propagate through a material medium of relative permittivity ER and relative permeability mu R and the velocity of light V is given by. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकालना है. जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √ER mu R. ठीक है, जिसको इक्वेशन 1 ले लिए. अब एक और फॉर्मूला होता है क्या चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल टू C अपॉन P, जिसमें V का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, और C का वैल्यू तो आपको पता ही है कि C का वैल्यू आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम आपको निकालना है, फाइंड करना है. तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा C अपॉन n. ठीक है, एंड C का वैल्यू क्या दिया गया है, जैसे कि C का वैल्यू आपको यहाँ पे C ही रखना है. ठीक है, और n का वैल्यू आपको दिया गया है तो n का वैल्यू हम नीचे रख लेंगे. तो राइट आंसर C अपॉन √अंडर डैश. ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
टू हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है, R1 एंड R2 दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है R1 इज़ ग्रेटर देन R2 सो हैव इक्वल चार्जेस, मतलब सही कही गई, एंड द पोटेंशियल वुड बी, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो मोर देन स्मॉलर स्पेयर हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगा, लार्ज पोटेंशियल होता है क्योंकि R2 का, इसलिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी V1 एंड V/2 आर इंसिडेंट, ठीक है, ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल हो गया, दियर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 एंड Vs रिस्पेक्टिवली, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे रॉन्ग हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज सो इन द फिगर, ठीक है, जैसे फिगर के इंटरनली आपको दिख रहा है। द रेशियो ऑफ दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, इसका राइट आंसर कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले एंगल दिया गया है आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री का, जिसके इंटरनली हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/√3 होगा। अब 30 डिग्री का वैल्यू, 10 का ही वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि एक्स का मान दिया गया है, एक्स एक्सिस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और 45 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/√3 रख लेंगे, मतलब V1/V2 निकाल लेंगे तो 1/√3 रख लेंगे, और बट्टा कर लेंगे हम किस चीज़ को, 1 को कर लेंगे, जिसके इंटरनली 1/√3 में किसी चीज़ मतलब कि 1 से अगर बट्टा करते हैं तो उसका राइट आंसर फिर से वही आता है, मतलब 1/√3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय फ्रीली फैलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे ना आपको रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन द फैलिंग फ्लूइड में निकालना है, क्या चीज़ का मान, SN/H का मान। SN/H का मान क्या होता है, हाफ इंटू A इंटू 2n-1, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फॉर्मूला रखेंगे तो आपका राइट आंसर G/2 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जैसे कि यहाँ पे हमने A का वैल्यू क्या रखा है, यहाँ पे G का वैल्यू, मतलब A का वैल्यू जो G के बराबर हो जाएगा, और N का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा 1 रखा, ठीक है, फर्स्ट 1 रखा। उसके बाद सेकंड में हमने G का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। उसी प्रकार जब हम 3 रखेंगे तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब सबसे पहले G/2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 G/2 आएगा, और फिर यहाँ पे 5 G/2 आएगा, फिर यहाँ पे 7 G/2 आएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 7 आ गया, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कनकेव लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, द पावर ऑफ द लेंस। आपको लेंस का पावर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेडियाई मतलब कि R1 का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर R2 का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया गया, R2 का वैल्यू आपको नहीं दिया गया, क्योंकि आपको पता होता है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो प्लस और माइनस तक जाते हैं। तो 0.2 अगर प्लस में है तो माइनस में हम इसी को R2 ले लेंगे। उसके बाद म्यू का वैल्यू आपको 1.5 दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला होता है पी का फार्मूला होता है 1/v का, ठीक है। अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1.5 तो हो गया म्यू का वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हमने 1.5 रख लिया, 1 जो कि फॉर्मूले का है। अगेन फिर यहाँ पे हमने R1 एंड R2 का वैल्यू रख लिया, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे तो यहाँ पे P का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि P इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/0.1 आ गया, ठीक है। मतलब P इज इक्वल टू 0.5 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फास्टली। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसको आप 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है। इस वीडियोस को फास्टली एक बार और करके देख सकते हैं। अगेन ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस कितना हो गया, 10⁻⁻2 अपॉन √π, ठीक है, हैज़ अ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड द करेंट डेंसिटी इन द वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज, ठीक है। अब यहाँ पे राइट आंसर्स डायरेक्टली हम 10⁻5 A/m² लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता ही होता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये कंसेप्चुअल रट्टू क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा है, और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए थे प्रत्येक ईयर भी, पिछले ईयर भी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया गया और वेवलेंथ दिया गया, उसी का वेवलेंथ आपको बताना है। जैसे कि एम रेडियो वेव जो होता है वो 10⁻22 मीटर के बराबर होता है, ठीक है।
उसके बाद माइक्रोवेव जो होते हैं वो 10⁻⁻² के बराबर होते हैं। अगेन इंफ्रारेड आपको पता ही है 10⁻⁻4 मीटर, और एक्सरे तो 10⁻10 मीटर का हो जाता है, ठीक है, नैनो से भी थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अगेन आते हैं तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पिक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू, तो आपको बताना है पिक वोल्टेज किसका, तो एसी सोर्स का, एसी सोर्स वो किसके इक्वल होता है, तो रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू इन द एसी सोर्स, एसी करंट, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, जो कि रट्टू क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट ऑफ द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 सेंटीमीटर 2000 kg सॉरी, एंड इज मूविंग अप टू अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 कहने का मतलब 3000 न्यूटन हो गया, एंड द मिनिमम पावर ऑफ डिलीवर बाय द मोटर एंड लिफ्ट ऑफ वाट, तो जी का वैल्यू आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो सबसे पहले V1 आपको दिया गया है, भी दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकंड, M का वैल्यू आपको दिया गया है 200 kg, M कहने का क्या मतलब हुआ, तो M कहने का मतलब हुआ यहाँ पे मैक्सिमम लोड, ठीक है। उसके बाद F दिया गया है 3, मतलब F कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी फोर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं 3000 मीटर, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड। अगेन T का वैल्यू हो गया W/F हो गया, W का मतलब mg+F, तो mg का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे m, और g का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ठीक है। उसके बाद f का वैल्यू यहाँ पे 3000, अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 23000 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद फिर और फॉर्मूला लगाएंगे p का, जो कि tb होता है, t का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि आपने निकाला 23000, और v का वैल्यू आपको पता ही है 1.5, इसको गुना करेंगे तो 34500 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग अ डबल देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेवलेंथ अलोंग द स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे राइट आंसर 1:√2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सोप बबल एक्सपेंडेड द प्रेशर इनसाइड द बबल, अब बताना है कि सोप बबल जो होते हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर होगा अंदर में उस बबल का वो कैसा होगा, तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज, तो वो डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि सोप बबल है, जैसे ही उसके प्रेशर को क्या करेंगे इनसाइड में लाएंगे तो वो डिक्रीज ही होगा ना। अगेन आते हैं क्वेश्चन, इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स, अब यहाँ पे सोडियम के बारे में दिया गया है, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास उसका 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि x में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब हुआ कि आप इसको ना क्या करना है कि बड़ा, मतलब कि जैसे कि अब एटॉमिक नंबर को घटा लेंगे, एटॉमिक नंबर घट जाएगा, मतलब 10 हो गया, तो 10 में जब हम इस वाले को ऐड कर रहे हैं ना, एक ऐड कर लिया हमने तो हो ही जाना है, इसलिए तो राइट आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 22 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कम होगा ना, ये जो है ये कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वही इलेक्ट्रॉन प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस मतलब रहता, ठीक है, यहाँ पे 11 का हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डायमेंशन MLT इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स स्क्वायर बिलोंग टू द, तो यहाँ पे किस चीज़ से बिलोंग करेंगे, तो ये डायमेंशन जो है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन है, ठीक। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे राइट आंसर इंक्रीज द कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर द सेमीकंडक्टर, ठीक है, मतलब कि कंडक्टर जो होंगे कंडक्टर के लिए वो इंक्रीज करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए वो डिक्रीज करेगा। क्या चीज़ का टेम्परेचर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, कि बायो-सावर्ट लॉ गिव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द इनफाइनाइटल करंट एलिमेंट एंड द करंट कैरिंग कंडक्टिविटी कंडक्टर्स ओनली, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहा था बायो-सावर्ट लॉ, अब बायो-सावर्ट लॉ के लिए क्या है कि यहाँ पे एनालोगस एंड कूलम्ब्स इनवर्स लॉ इज ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर सोर्स, ठीक है, आइडियल वाइल फॉर द लेटर विंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेक्टर सोर्स क्यू इज द राइट आंसर, सॉरी क्यू नहीं होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। वो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।